हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका डॉक्टर वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा इससे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं जाके, प्लेलिस्ट बन चुकी है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि फ़िज़िक्स की क्लासेस नहीं हो रही हैं। वो हो जाएंगी आपकी 1 सितंबर तक, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी सारी और प्रॉपर चलेंगी। क्योंकि अभी एनडीए का एग्ज़ाम है, इसलिए टीचर्स बिजी हैं। ठीक है, आपकी सारी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ आज स्टार्ट करना है, हम ये वन शॉट में ख़त्म करेंगे। ठीक है, लास्ट तक बने रहना, प्लस इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज भी करेंगे। ठीक। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिंपली होता क्या है। सिंपली रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स का नॉर्मल फंक्शनिंग और हेल्दी रहना। ठीक है, हेल्दी रहेंगे तो नॉर्मल फंक्शनिंग करेंगे। हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स विथ नॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिंपल सिंपल मीनिंग ये है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यू ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है। डब्ल्यू ने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स सच एज क्या क्या, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है, इन चारों एस्पेक्ट से हेल्दी होना, टोटल वेलबींग है ना, उसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव health refers to total well-being in all aspects such as क्या क्या, such as फिजिकल, मतलब फिजिकली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हेल्दी रहें। फिजिकल, इमोशनल, स्ट्रेस ना हो कोई, इमोशनल, देन बिहेवियरल, देन आपका आता है सोशल। ठीक है, इन चारों एस्पेक्ट से आप क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स। क्या क्या है, फिजिकल है, इमोशनल है, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू हमने बात की है, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिसने इनिशिएट किया प्रोग्राम फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए। ठीक है, आरसीएच प्रोग्राम इनिशिएट किया किसने, यहाँ पे पूछा गया है ये। इंडिया was the first country to initiate reproductive and child health care program। ठीक है, कौन सी ईयर में, 1951। ठीक है, ये याद रखना है, इससे पीवाईक्यू बना है।
ठीक, इससे PYQ बना है आपका। इंडिया पहली कंट्री थी जिसने इनिशिएटिव लिया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम से। ठीक, अच्छा ये प्रोग्राम है क्या? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसका आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है RCH का। RCH का फुल फॉर्म याद रखना, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक, इसमें क्या है, क्या क्या करना है, इसमें क्या क्या गोल्स है इसके? अवेयरनेस क्रिएट करना एमंग पीपल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करना। अवेयरनेस क्रिएट कैसे होगी? बातें करके होगी, और लोग बातें करना चाहते ही नहीं है इसके बारे में, है ना। तो जब तक आप बातें नहीं करेंगे अवेयरनेस क्रिएट नहीं हो पाएगी लोगों में। अगला क्या बोला है? इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, सेक्स एजुकेशन दी जाए स्कूल्स में, इसीलिए आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। स्कूल्स में काफ़ी अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, आपके सिलेबस में है, इसका मतलब ये है कि ये एक जनरल चीज़ है जो सबको जाननी चाहिए। ठीक है, सिर्फ आपको ही नहीं, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को भी ये सब जानना चाहिए। ठीक है, लोगों के पास बहुत बहुत गलत इन्फॉर्मेशंस होती हैं, लेकिन इसको पढ़िए, इससे आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। अच्छा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए पेरेंट्स को, बच्चों को। एंड एडोलेसेंस के बारे में, जो चेंजेस होते हैं एडोलेसेंट एज में, टीन एज में, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पहले बॉडी ने वो चेंजेस फील ही नहीं किए, नए नए चेंजेस आते हैं, तो उसके बारे में पहले से बच्चे को प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अच्छा, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताना चाहिए। STDs के बारे में बताना चाहिए। STDs मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सेक्सुअली जो डिजीज ट्रांसमिट होते हैं, सेक्सुअली मतलब इंटरकोर्स के द्वारा। अच्छा, एड्स के बारे में जानकारी देनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे फैमिली प्लानिंग के बारे में बोला गया है इस प्रोग्राम में कि फैमिली प्लानिंग एंड बर्थ कंट्रोल करना है, सॉरी, फैमिली प्लानिंग एंड बर्थ कंट्रोल करना है। फैमिली प्लानिंग इन द सेंस, अगर आप कम बच्चे भी करेंगे तो फाइनेंशियली उन्हें बेस्ट सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली बेस्ट सपोर्ट मिलेगा बच्चों को, है ना। अच्छा, मिस यूज़ ऑफ एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस का मिस यूज़ बोला गया है। एमनियोसेंटेसिस अब क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस हम यहाँ पे देखते हैं। एमनियोसेंटेसिस वो होता है जैसे ये वूम्ब है, इसके अंदर एक एम्ब्रियो है, बेबी है ना, फीटस है, इसके अंदर फीटस है, इसके चारों तरफ एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होती है। जो अंदर वाली जर्म लेयर होती हैं वो 3 होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। बाहर वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर कहलाती है, इसका नाम है एमनियन। ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड रहता है, क्या रहता है? फ्लूइड फिल्ड रहता है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम? एमनियोटिक, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है? एम्ब्रियो की कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एम्ब्रियो की कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एम्ब्रियो की सेल्स प्रेजेंट होंगी तो इनमें DNA भी प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो का। अच्छा, एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करता है? इंजेक्शन से ये वाला फ्लूइड ले लेता है। ठीक, इस फ्लूइड के साथ साथ ये वाला फ्लूइड ले लेता है, इस फ्लूइड के साथ साथ ये सारी सेल्स भी आ जाती हैं एम्ब्रियो की, जिससे ही ये जो सेल्स आई, इनसे ही पता चल जाता है कि बेबी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है।
ये तो अच्छी चीज़ हो गई कि जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता चल रहा है। और क्या पता चल सकता है, इस सेल में क्या होगा, डीएनए होगा बच्चे का, एंड इस सेल से ही हमें पता चल सकता है बेबी का जेंडर। ठीक है, कि गर्ल है या बॉय है ना। सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, बट ये इंडिया में क्या है, इलीगल है। कोई भी डॉक्टर ये नहीं बताता है, जब भी एमनियोसेंटेसिस होता है कोई भी डॉक्टर ये नहीं बताता है कि बच्चे का सेक्स क्या है। क्यों नहीं बताता है, बाकी कंट्रीज़ में बता देते हैं, क्यों नहीं बताता है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या होता था और कहीं कहीं पे अभी भी होता है फीमेल फीटिसाइड। अगर पता चलता था कि फीमेल है, वूम्ब में फीमेल बच्चा है, तो उसे मार दिया जाता था। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ इंडिया में नहीं है। ठीक, अच्छा, एमनियोसेंटेसिस समझ गए, इससे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड से। और एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है, एम्ब्रियो की सेल्स होती हैं, वो सेल्स इंजेक्शन में हम लेते हैं एंड इन सेल्स की टेस्टिंग करते हैं। इस सेल में बच्चे का डीएनए भी होता है, जिससे हम क्या पता कर सकते हैं बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि, या फिर बच्चा हेल्दी है या नहीं है। सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। ठीक, मतलब बच्चे का सेक्स भी पता लगा सकते हैं, लेकिन ये इंडिया में इलीगल है। ठीक है, अच्छा, ठीक, मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस तक हमारा हो गया। अब आते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, जैसे सहेली। सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। सहेली इसका नाम है, ये सहेली नाम से ही बिकती है, लेकिन ये क्या है, सेंट क्रोमैन है, सेंट क्रोमैन। ठीक, ये जो सहेली टैबलेट है, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ठीक है, अच्छा, बच्चों को कंसेप्शन और कॉन्ट्रासेप्शन में दिक्कत होती है। कंसेप्शन देखो, कंसेप्शन मतलब क्या होता है, कंसीव करना, है ना, कंसीव करना। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कि कंसीव का उल्टा, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब प्रिवेंट करना एक तरह से। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। और क्या है, ये बनाई कहाँ गई थी, सीडीआरआई में बनाई गई थी। सीडीआरआई क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। ठीक है, वहीं पे ये ड्रग, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाई गई। ठीक, सीडीआरआई, सीडीआरआई क्या है, फुल फॉर्म याद रखना है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ है, लखनऊ, इंडिया। ठीक है, अच्छा, ये इसकी एक खास बात है कि ये नॉन स्टेरॉयडल है, मतलब इसमें कोई भी हॉर्मोन्स प्रेजेंट नहीं है। नॉन स्टेरॉयडल, नॉन हार्मोनल टैबलेट है ये, नॉन स्टेरॉयडल एंड नॉन हार्मोनल टैबलेट है ये। ठीक है, और ये वंस अ वीक पिल है। वंस अ वीक मतलब हफ्ते में बस एक बार इसको लेना होता है, वंस अ वीक पिल। ठीक है, वंस अ वीक पिल है ये। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, सीडीआरआई में इसको बनाया गया था। सीडीआरआई क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में, इंडिया में। अच्छा, ये नॉन स्टेरॉयडल, नॉन हार्मोनल है, ये वंस अ वीक पिल है। ये क्या है, सेंट क्रोमैन है, और बिकती किस नाम से है, सहेली के नाम से बिकती है, फॉर फीमेल्स। ठीक है,
हमने एमनियोसेंटेसिस देख लिया। अच्छा, अब बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल की। जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 ईयर 1900 में कितनी थी? 2 बिलियन थी, ठीक है। एंड 2000 में कितनी हो गई? 6 बिलियन हो गई, है ना। मतलब कितने टाइम्स बढ़ गई? 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई। अच्छा, इंडिया में पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 में 1.2 बिलियन, उससे पहले 1947 में कितनी थी? 350 मिलियन थी। 2011 में कितनी हुई? 1.2 बिलियन हुई। फिर 2000 इससे पहले 2000 में कितनी हुई? 1 बिलियन। जैसे 2000 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन थी, उसमें से 1 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन थी। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हुआ? इतना ज़्यादा इंक्रीज क्यों हुआ पॉपुलेशन में? क्योंकि इंडिया में क्या क्या रीज़न थे? इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर बेटर हो गए, ठीक, डेथ डेथ रेट कम हो गया, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम हो गया, और जो इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूसिबल एज में हैं उनका नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है। रीजंस भी यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 6 बिलियन, यहाँ पे 1 बिलियन। 2000 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन थी, 2000 ईयर में इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन थी। मतलब हर छठा इंसान पूरे वर्ल्ड में क्या है? इंडियन है। एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज इंडियन, ठीक है। अच्छा, रीजंस क्या क्या बताए? रीजंस क्या क्या बताए? हेल्थ केयर सेक्टर, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक। डेथ रेट, डिक्लाइन इन डेथ रेट, डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है, डिक्लाइन इन डेथ रेट। आईएमआर, आईएमआर क्या था? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। मोर्टालिटी क्या होती है? डेथ, ठीक, मोर्टालिटी मतलब डेथ। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड एमएमआर, मैटरनल मैटरनल मोर्टालिटी रेट बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड भी और आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड भी देखना है, ठीक है। मोर्टालिटी मतलब डेथ और नेटालिटी मतलब बर्थ, ठीक। मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ठीक है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट इन दोनों में डिक्रीज, डिक्लाइन हो गया, एंड increased number of increased number of individuals with reproducible एज, ठीक है। रिप्रोड्यूसिबल एज के इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ गया, ठीक। अच्छा, इतना हो गया। रीजंस किस वजह से इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी हो गई, बढ़ गई। रीजंस क्या क्या है? इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर इम्प्रूव हो गया तो डेथ रेट भी कम हो गया, है ना। एंड आईएमआर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हो गया, एमएमआर, मैटरनल मोर्टालिटी रेट भी कम हो गया, ठीक है। इन्फेंट मतलब
जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसे इन्फेंट कहते हैं। अच्छा, मैटरनल मोर्टालिटी रेट आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड भी, बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड भी मोर्टालिटी रेट कम हो गया। मोर्टालिटी क्या होती है? डेथ होती है। नैटालिटी क्या होती है? बर्थ होती है। ठीक है, ये याद रखना है। अब आते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। पॉपुलेशन को स्टेबलाइज हम कैसे कर सकते हैं? अवेयरनेस फैला के। ठीक, अच्छा, वो अवेयरनेस हम कैसे फैलाते हैं? स्लोगन से। ठीक है, स्लोगन से अवेयरनेस फैला सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या कर सकते हैं? इंक्रीज अवेयरनेस। अवेयरनेस फैला सकते हैं कैसे? स्लोगन कौन कौन से दिए थे? जैसे कि हम दो हमारे दो। ठीक है, ये वाला स्लोगन आया था, हम दो हमारे दो। हम दो हमारे दो। ठीक है, ये वाला स्लोगन आया था। अच्छा, दूसरी चीज क्या कर सकते हैं? जो मैरिजेबल एज है वो डिक्रीज करके मिनिमम मैरिजेबल एज कितनी कर दी गई है? फीमेल्स की 18 कर दी गई है और मेल्स की 21 कर दी गई है। ठीक है, रेजिंग इन मैरिजेबल एज। मेल्स की कितनी है? 21 ईयर्स। ठीक है, फीमेल्स की कितनी है? फीमेल्स की कितनी है? 18 ईयर्स। ये मिनिमम मैरिजेबल एज कर दी गई है। और तीसरी चीज क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन की स्टेबलाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं? ये वो डिवाइसेस होते हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं विदाउट इफेक्टिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी विदाउट इफेक्टिंग विदाउट इफेक्टिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोइटस। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हो गया। अच्छा, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या फीचर्स, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? पहले तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, कोई साइड इफेक्ट ना हो। कैसा होना चाहिए? पहली चीज़, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। लेस और नो साइड इफेक्ट। लेस और नो साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तीसरा क्या? इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इजीली अवेलेबल होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। ठीक है, कि मिडिल क्लास भी खरीद पाए, गरीब भी खरीद पाए, अमीर भी खरीद पाए। ठीक है, अफोर्डेबल होना चाहिए। अफोर्डेबल होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए। एक बार यूज़ कर लिया फिर वापस से यूज़ कर पाए हम उसको। ठीक है, रिवर्सिबल। ये सेक्सुअल ड्राइव में कोई इफेक्ट नहीं देगा। ठीक है,
सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स में या कोइटस में भी। ठीक है, सेक्सुअल ड्राइव क्या होता है, जैसे कि बहुत लोगों को मिथ होता है, मेल्स में क्या होता है कि बहुत लोगों को मिथ होता है कि अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करेंगे तो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा एंड उनका स्पर्म काउंट भी कम हो जाएगा, है ना। टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा, उन्हें लगता है, ठीक। लेकिन ये मिथ है, इसी को बोलते हैं सेक्सुअल ड्राइव। सेक्सुअल ड्राइव में कॉन्ट्रासेप्टिव से कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कौन कौन से मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्शन के। पहला है नेचुरल मेथड, इसे और क्या बोलते हैं हम, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या क्या आता है, पहली चीज इसमें क्या क्या आता है, पीरियोडिक, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस, ठीक है। दूसरा क्या आता है इसमें, कोइटस इंटरप्टस, कोइटस इंटरप्टस, ठीक है। थर्ड क्या आता है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये हम अभी डिटेल में देखेंगे। लैक्टेशनल, लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया, एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। बैरियर में क्या क्या आ जाएगा, कॉन्डम्स आ जाएंगे, डायफ्राम्स आ जाएंगे, वॉल्ट्स आ जाएंगे, सर्वाइकल कप्स आ जाएंगे, ठीक है। बैरियर में ये सारी चीज़ें, इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स में अभी आगे पढ़ेंगे हम। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा, सहेली आ गया, एक तो सहेली आ गया, और माला डी, ये बच्चे भूल जाते हैं, माला डी एंड माला एन, ठीक है। माला डी एंड माला एन। आईयूडीज में तुम्हारे आ जाएंगे नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज आ जाएंगे। आईयूडीज क्या होते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिन्हें यूटरस में, जो यूटरस में इफेक्ट देते हैं अपना, ठीक है। अच्छा, सर्जिकल मेथड में कौन से आ जाएंगे, वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी, ये पूरा फ्लो चार्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसेक्टॉमी आ गया एंड ट्यूबेक्टॉमी आ गया, ठीक है। वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी आ गया। अच्छा, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। नेचुरल मेथड में क्या होता है, इसमें हाईएस्ट रेट ऑफ फेलियर, हाईएस्ट रेट होता है फेलियर का, ठीक है। हाईएस्ट रेट ऑफ फेलियर होता है। एंड नेचुरल मेथड में पहला हमने क्या बात करी, पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोला। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है, एक समय तक, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 तारीख से 1 से 28 तारीख तक चलेगी, है ना। हम 28 डे का ही मानते हैं कि 28 दिन तक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, ठीक है। अच्छा, 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा, 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा। अच्छा, ये 12 को भी हो सकता है और 15 को भी हो सकता है, वेरी करता है फीमेल में, है ना। हर एक अलग अलग फीमेल में वेरी करता है, 12 को भी हो सकता है, 14 को भी हो सकता है, ठीक है। और अगर 10 को इंटरकोर्स हुआ तो ये तो वेट करता रहेगा, फिर ओव्यूलेशन होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होंगे, ओव्यूलेशन हो जाएगा 14 को, और 10 को अगर किया, 11 को किया, तो ज़्यादा चांसेस हैं
फर्टिलाइजेशन के। अच्छा, 14-15 में भी फर्टिलाइजेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हम मानते हैं 10 to 17 डेज तक इंटरकोर्स अवॉइड करना है। ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम में इंटरकोर्स अवॉइड करना है। 10 to 17 डेज ऑफ किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 to 17 डेज तक इंटरकोर्स अवॉइड करना होता है। ठीक, अवॉइड इंटरकोर्स या कोइटस। ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आ गया समझ? अच्छा, कोइटस इंटरप्टस में क्या होता है अब देखते हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इतना ही था, पर इसमें फेलियर के रेट ज़्यादा होते हैं। फेलियर के रेट ज़्यादा होते हैं मतलब कि अगर फीमेल भूल गई, है ना, अगर फीमेल भूल गई कि कौन से डे पे ओव्यूलेशन होगा, है ना, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी और हाईएस्ट रेट होंगे फेलियर के एंड फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, फीमेल कैसे पता लगा सकती है कि उस दिन उसका ओव्यूलेशन होगा? किस दिन कैसे पता लगा सकती है? दो चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि फीमेल टेम्परेचर चेक करती रहे अपने बॉडी का। जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन बॉडी का टेम्परेचर फीमेल का हाई रहता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर चेक करके, है ना। दूसरा क्या होता है, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, जो डिस्चार्ज होता है सर्विक्स से वेजाइना के थ्रू, उसमें जो वो कुछ ज़्यादा ही स्लिपरी हो जाता है जब ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, लेकिन उसमें मिस जजिंग हो गई, जैसे जज नहीं कर पाई फीमेल की किस दिन ज़्यादा स्लिपरी है, तो ये फेलियर में आ सकता है कि फीमेल जज नहीं कर पाई तो पता भी नहीं चल पाएगा ओव्यूलेशन किस दिन होगा या हुआ, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? सर्वाइकल म्यूकस मोर स्लिपरी। ठीक है। अच्छा, ऐसे हम पता कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन किस दिन पे होगा। चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन हम कैसे पता कर सकते हैं? बॉडी का टेम्परेचर चेक करके, या तो सर्वाइकल म्यूकस का रेगुलरली उसका चेक करना है कि वो स्लिपरी हो रहा है नहीं हो रहा है ना। जिस दिन ज़्यादा स्लिपरी लगेगा उस दिन ही ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो गया। दूसरा हमें देखना है, कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस में क्या होता है, जब इंटरकोर्स हो रहा होता है तो मेल अपना पेनिस वेजाइना से उस टाइम पे विड्रॉ कर ले जिस टाइम पे उसे फील हो रहा है कि इजैकुलेशन स्पर्म्स का हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस। ठीक है, इसके लिए मेल को बहुत एक्टिव होना पड़ता है। ठीक, लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोइटस इंटरप्टस में क्या होता है, मेल withdraws his penis from vagina before ejaculation before ejaculation
ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, हाईएस्ट रेट होता है इसमें फेलियर का। ठीक है, कोइटस इंटरप्टस हो गया, पीरियोडिक एब्सटिनेंस हो गया तुम्हारा, कोइटस इंटरप्टस हो गया, तीसरा क्या बचा हमारा, लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है, थर्ड, लैक्टेशनल लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल अमेनोरिया में क्या होता है, ये लैक्टेशन से रिलेटेड है। जब फीमेल लैक्टेटिंग होती है, मतलब मिल्क प्रोड्यूस कर रही होती है आफ्टर डिलीवरी, तो 6 महीने तक मिल्क प्रोड्यूस होता है और उस 6 महीने तक तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, और एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही हम बोलते हैं एमेनोरिया या एमेनोरिया। ठीक है, जब फीमेल बेबी के लिए ब्रीस्ट फीडिंग कर रही होती है, वो 6 महीने तक ही होता है, 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। ठीक, उसी को बोलते हैं एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया। कितने महीने तक हो सकता है, 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स तक सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट विदाउट किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव के हो सकता है। ठीक है, अच्छा 6 मंथ्स के लिए होता है। 6 मंथ्स में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अच्छा फीमेल इसके बाद अगर 6 महीने तक भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया, उसके बाद भी नहीं आया, तो फीमेल को कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। ठीक है, कि क्यों नहीं आ रहा है। ठीक, इसको इसके 6 मंथ के बाद आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते इसे एज अ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, एज अ कॉन्ट्रासेप्शन 6 महीने बाद यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा नेचुरल मेथड में हमारे 3 हो गए, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, सेकेंड है कोइटस इंटरप्टर्स, थर्ड लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक, पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक अवॉइड करते हैं इंटरकोर्स। ठीक है, कोइटस इंटरप्टस में क्या होता है, मेल अपना पेनिस विड्रॉ कर लेता है फीमेल के वेजाइना से बिफोर इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, मेल को पता चल जाता है कि अब इजैकुलेशन होने वाला है, तो पेनिस वो वेजाइना से विड्रॉ कर लेता है। ठीक, लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है, जब फीमेल ब्रीस्ट फीडिंग कर रही होती है बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को आफ्टर डिलीवरी, तो 6 महीने तक ब्रीस्ट फीडिंग करती है, एंड इन्हीं 6 महीने कौन सा हार्मोन पीक पे रहता है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है। ठीक है, प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता रहेगा 6 महीने तक। देन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है इन 6 महीने तक। अगर 6 महीने के बाद भी नहीं आ रहा है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम बैरियर मेथड पे आते हैं। बैरियर मेथड में मैंने आपको 4 बताए थे। पहला कॉन्डम्स। ठीक है, ये कॉन्डम्स जो होते हैं ये फीमेल के भी अलग से होते हैं, मेल के भी होते हैं। ठीक है, मोस्ट फेमस ब्रांड कॉन्डम का क्या है, निरोध। इसके बारे में आपको याद रखना है, ये मोस्ट फेमस ब्रांड है कॉन्डम्स का। ठीक है, निरोध। अच्छा, मेल कॉन्डम्स भी होते हैं, मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल कॉन्डम्स दोनों होते हैं। ज़्यादा फेमस होता है मेल कॉन्डम्स। ठीक है, ज़्यादा फेमस होता है मेल कॉन्डम्स। इसे ये खुद से इंसर्ट कर सकते हैं, खुद से लगा सकते हैं, किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक, अच्छा कॉन्डम थिन रबर, थिन रबर और लैटेक्स शीत का बना होता है।
ये याद रखना है, थिन रबर और लैटेक्स शीट का बना होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करता है, सीमेन को कलेक्ट कर लेता है, कलेक्ट्स द सीमेन। अच्छा, यहाँ पे बैरियर मेथड क्या करता है, फिजिकली रोकता है स्पर्म और ओवम का मीटअप। ठीक है, फिजिकल बैरियर है एक तरह से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डायग्राम है, ये मेल कॉन्डम का डायग्राम है, ये मेल कॉन्डम का डायग्राम है, ये फीमेल कॉन्डम का डायग्राम है। ठीक है, दोनों ही रबर के बने हुए होते हैं। ठीक, फीमेल अंदर इंसर्ट करती है एंड वेजाइना के अंदर इंसर्ट करती है, एंड मेल पेनिस पे कॉन्डम लगाता है। ठीक, अच्छा यहाँ पे और देखना है आपको, बैरियर मेथड में और क्या है, डायफ्राम, सेकेंड क्या है, डायफ्राम, डायफ्राम है। डायफ्राम में क्या होता है, ये फीमेल कॉन्डम है। ठीक है, डायफ्राम थोड़ा कम फेमस है। ठीक है, फीमेल कॉन्डम, डायफ्राम थोड़ा कम फेमस है। अच्छा, सर्वाइकल कैप्स वॉल्ट्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स डोम शेप्ड होते हैं, डोम शेप्ड होते हैं। ठीक है, डोम शेप्ड ऐसे कुछ। ठीक, डोम शेप्ड होते हैं, इन्हें सर्विक्स में इंसर्ट किया जाता है, इंसर्टेड इन सर्विक्स। ठीक है, स्पर्म आते हैं यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, इससे आगे वो यूटरस में नहीं जा पाते। ठीक है, इससे आगे यूटरस में वो नहीं जा पाते। ठीक, अच्छा आगे क्या बोला है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में पहला है नॉन मेडिकेटेड। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या है, आईयूडीज हैं, याद रखना है आईयूडीज, आईयूडीज का फुल फॉर्म याद रखना है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। नॉन मेडिकेटेड में क्या आता है, अच्छा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस मेडिकल प्रैक्टिशनर ही इंसर्ट करते हैं, इंसर्टेड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, inserted by medical practitioners। ठीक है, इंसर्टेड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। नॉन मेडिकेटेड होता है, नॉन मेडिकेटेड कौन सा है, लिपिस लूप, याद रखना है, नॉन मेडिकेटेड लिपिस लूप। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग कौन सा है, कॉपर रिलीजिंग कॉपर टी, जो टी शेप होता है। अच्छा, कॉपर 7, मल्टी लोड, मल्टी लोड 375। ठीक है, ये सारे कॉपर रिलीजिंग होते हैं। हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग क्या होता है, प्रोजेस्टासर्ट होता है, प्रोजेस्टासर्ट होता है, एंड LNG-20, LNG-20। ठीक, अच्छा यहाँ पे कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है आपका, ये यहाँ पे टी शेप, यहाँ पे टी शेप दिख रहा है। ठीक है, कॉपर टी है ये, यहाँ पे ये दोनों थ्रेड्स हैं, ये कॉइल्ड रहते हैं इसके ऊपर। ठीक है, एंड ये कॉपर रिलीज करते हैं।
अच्छा, हाँ, यहाँ पे कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीज करके ये क्या करते हैं, मोटिलिटी जो होती है स्पर्म की उसको सप्रेस कर देते हैं। कॉपर जो होते हैं सप्रेस सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। मोटिलिटी मतलब स्पर्म लोकोमोट ही नहीं कर पाएगा, मोटिलिटी ही सप्रेस कर देते हैं। मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। ठीक है। अच्छा, हार्मोन रिलीजिंग क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन नहीं होने देते। प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ठीक है, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। ठीक, इतना आ गया। ठीक, ये याद रखना है। मेडिकल नॉन मेडिकेटेड लिपिस लूप होता है। कॉपर रिलीजिंग कौन कौन से होते हैं, कॉपर डी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग कौन से होते हैं, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। ठीक है, ये याद रखना है। अब आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो या तो प्रोजेस्टोजन की बनी हो या तो प्रोजेस्टोजन एंड ईस्ट्रोजन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हो। ठीक है, ये वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं आने देती, उनको प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, आइदर प्रोजेस्टोजन और कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। ये दो हॉर्मोन्स हैं, आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोजन। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन में होती है। अच्छा, ये वंस अ वीक पिल नहीं होती। अच्छा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अलग से जब बनाई गई, सहेली, वो वंस अ वीक पिल है। इसमें क्या बोला जाता था, डॉक्टर पहले बोलते थे इसको लगातार 21 दिन तक लेना है। मतलब जैसे कि 1 वीक 7 डेज होते है ना, सेकेंड वीक फिर 7 डेज। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने पे, जैसे मान लो 1 तारीख पे आई, 1 से 7 तारीख तक, फिर 7 से 14 तारीख तक, फिर थर्ड वीक थर्ड वीक में फिर 7 डेज, टोटल 21 डेज हो गए, है ना, टोटल 21 डेज हो गए। जो फोर्थ वीक होता है, फोर्थ वीक में फोर्थ वीक में क्या होता है, ये डॉक्टर, कभी कभी फीमेल भूल जाती हैं कि नहीं लेनी है, वो ले लेती हैं फोर्थ वीक में भी, लेकिन अगर याद नहीं रहे तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आयरन ले लीजिए आप 1 हफ्ते। ठीक है, तो कौन सी पिल लेती हैं ये, एफी, एफी लेती हैं 7 डेज। एक का पहले होता था 21 + 0 डेज पिल्स लेनी थी, अब 21 + 7 डेज। उसके बाद क्या आ गई, 21 + 7 डेज में, 7 डेज में क्या लेते थे, एफी लेते थे, आयरन लेते थे जस्ट। उसके बाद क्या आ गई, सहेली आ गई। सहेली के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, नॉन हार्मोनल है, नॉन स्टेरॉइडल है। ठीक है, वंस अ वीक पिल है, इसको पूरे पूरे 28 डेज नहीं लेना है, वंस अ वीक पिल है ये। ठीक है, हफ्ते में एक बार लेना है। अच्छा, सहेली कहाँ पे बनाई गई, CDRI लखनऊ में। CDRI क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। अच्छा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हो गया। यहाँ पे ये वाली जो लेते थे, कौन सी लेते थे, माला डी एंड माला एन, ये वाली इस तरह से लेते थे कि
पूरे 3 हफ्ते लिया ये वाली टैबलेट, ये वाली पिल। 4th वीक नहीं लेनी थी तो फीमेल्स भूल जाती थी, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि 4th वीक में अगर आप भूल जाते हैं तो 4th वीक पूरा आयरन ले लीजिए। ठीक है, समझ गए? अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब। इंजेक्शंस, इंजेक्शंस भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह है, पिल्स की ही तरह है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी, एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी ले सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी ले सकते हैं। कब तक काम करेगी एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव? विद इन 72 आवर्स आफ्टर कोइटस। मतलब कोइटस के अगले 72 आवर्स तक अगर ये पिल ले लेते हैं तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी काम करेगी। ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रेगनेंसी रोक देगी। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। हम इंजेक्शंस की बात कर रहे थे। हम इंजेक्शंस में भी वही है कि इसमें या तो कॉम्बिनेशन होगा या तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा, प्रोजेस्ट्रोजन होगा या तो प्रोजेस्ट्रोजन प्लस ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, थ्रू इंजेक्शंस दिया जाता है। ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजेंस दिया जाता है थ्रू इंजेक्शंस, थ्रू इंजेक्शंस। ठीक है, जिसकी वजह से ये एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव काम करते हैं। ठीक, कौन सा इंजेक्शन, ये याद रखना है। एग्जाम्पल है डेपो प्रोवेरा। ठीक है, डेपो प्रोवेरा याद रखना है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इम्प्लांट्स क्या होते हैं? इम्प्लांट्स वो होते हैं यहाँ, ये हैं इम्प्लांट्स, ये स्किन के अंडर इम्प्लांटेड अंडर द स्किन, स्किन के अंडर इम्प्लांट कर दिए जाते हैं एंड यहाँ से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ये भी वैसे ही है, या तो कॉम्बिनेशन होगा, इसमें कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, या तो प्रोजेस्ट्रोजन अकेला अकेला रहेगा, अकेला अकेला रिलीज होगा। ठीक है, ये इम्प्लांट्स होते हैं, स्किन के अंदर इन्हें इम्प्लांट किया जाता है। ठीक, आगे अब आगे बढ़ते हैं हम। सर्जिकल मेथड्स और स्टेरिलाइजेशन, या क्या बोलेंगे, टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अच्छा, ये क्या होता है? रिवर्सिबल नहीं होता है। ठीक है, इरिवर्सिबल होता है। बाकी रिवर्सिबल हो सकते हैं, ये इरिवर्सिबल होता है। जैसे कि कोई पेरेंट है, वो 2 बच्चे कर चुके हैं, उसके बाद उन्हें अब कोई बच्चा नहीं करना है, तो वो क्या करा लेंगे? स्टेरिलाइजेशन, सर्जिकल मेथड से स्टेरिलाइजेशन करा लेंगे अपना, जिसमें कांटेक्ट ही नहीं हो पाता है स्पर्म और ओवा का। ठीक है, अब ये कैसे होता है? यहाँ डायग्राम के थ्रू देखो, एक होता है वैसेक्टॉमी, एक होता है ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी मेल्स में करी जाती है क्योंकि मेल्स में वास डिफरेंस होता है। ठीक है, ये जो वास डिफरेंस होता है इसमें कट लगा देते हैं एंड ये जो कटेड एंड्स होते हैं, जो ये एंड्स होते हैं, इन्हें टाई कर देते हैं, इन्हें बांध देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्पर्म नहीं आ पाते और यहाँ पे जा ही नहीं पाएंगे, इजैकुलेट ही नहीं हो पाएंगे, यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि वास डिफरेंस तो कट कर दिया गया है। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि इससे स्पर्म काउंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या टेस्टोस्टेरॉन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, टेस्टोस्टेरॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जो मेल सेकेंडरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी
कैरेक्टर्स होते हैं वो रहेंगे ही। टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है, हार्मोनल चेंज कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे क्या होता है, वास डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है दोनों साइड वास डिफरेंस में। ठीक है, दोनों साइड कट करके बांध दिया जाता है। ठीक, वैसेक्टोमी में। अच्छा, ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं फीमेल्स में, है ना। ट्यूबेक्टोमी किस में होती है? फीमेल्स में होती है। इसमें जो फेलोपियन ट्यूब है इसे कट कर दिया गया दोनों तरफ एंड कट करके बांध दिया गया। यहाँ से जब ओवम आएगा यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा फर्टिलाइजेशन, है ना। तो यहाँ पे स्पर्म आ रहा है, यहाँ पे आके स्पर्म रुक गया, यहाँ से ओवम रुक गया, यहाँ से स्पर्म रुक गया, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, इरिवर्सिबल होता है। अच्छा, यहाँ पे लिख लेते हैं वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ vas difference cut and tied in males, है ना। अच्छा, ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब cut and tied in फीमेल्स। ठीक है, जिसकी वजह से स्पर्म और ओवम मिल ही नहीं पाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये हमने बात कर लिया। अच्छा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो भी हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन होता है। इंटेंशनल मतलब अपनी मर्जी से करा रहे, वॉलेंट्री अपनी मर्जी से करा रहे। टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का बिफोर फुल टाइम, मतलब बिफोर फुल टाइम बन पूरे एम्ब्रियो के बनने से पहले ही टर्मिनेट करा देते हैं, रोक देते हैं, है ना। अच्छा, नियरली 45 to 50 मिलियन MTPs परफॉर्म्ड इन अ ईयर। एक साल में कितने मिलियन MTP हो जाते हैं? पूरे वर्ल्ड में 45 to 50 मिलियन MTPs हो जाते हैं, याद रखना है ये। अच्छा, MTPs में यहाँ पे और क्या याद रखना है? इंडियन गवर्नमेंट ने 1971 में MTP को लीगलाइज कर दिया। लीगलाइज कर दिया विद, कैसे? विद स्ट्रिक्ट रूल्स। कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए MTP के लिए और इंडियन गवर्नमेंट ने MTP 1971 में क्या किया? लीगलाइज कर दिया। ठीक है, लीगलाइज कर दिया। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है MTP लीगलाइज्ड है इंडिया में। ठीक है, अच्छा अब बात करनी है हमें इम्पॉर्टेंस ऑफ MTP। इम्पॉर्टेंस ऑफ MTP, MTP की इम्पॉर्टेंस क्या होती है? इम्पॉर्टेंस ऑफ MTP, इम्पॉर्टेंस क्या हो सकती है? अनवांटेड प्रेगनेंसी को नहीं होने देगा, है ना। प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, एंड रेप केसेस में हेल्प करेगा प्रेगनेंसी रोकने में।
एंड इन रेप केसेस अगर बच्चे को कोई डिजीज़ है तो टर्मिनेट कर दी जाती है प्रेगनेंसी, ठीक है। कोई डिसऑर्डर है जिससे मदर को भी खतरा है, ठीक है, जिससे मदर को बच्चे को दोनों को खतरा है, तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दी जाती है। डिसऑर्डर होगा जिसकी वजह से डेथ हो सकती है मदर एंड फीटस दोनों की, ठीक है, समझ गए। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं एमटीपी से रिलेटेड। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं एमटीपी से रिलेटेड। पहली बात तो एमटीपी इलीगली कुछ लोग नहीं सुनते हैं तो इलीगली करते हैं इसे, ये एक प्रॉब्लम है कि लोग सुनते नहीं हैं तो इलीगली इसे किया जाता है, मिसयूज़ किया जाता है एमनियोसेंटेसिस का। एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज़ कर रहे हैं। एमनियोसेंटेसिस क्या बताया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं एंड जेनेटिक डिसऑर्डर भी पता कर सकते हैं बेबी का, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, फीमेल फीटिसाइड मतलब जैसे पता चल जाता है कि फीमेल है स्पेशली इन इंडिया तो उसे मार दिया जाता है, एमटीपी करा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करनी है हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, एसटीडीज़ की, ठीक है। एसटीडीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस की बात हमें करनी है। ये वो डिजीज़ होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट से होते नहीं है, ट्रांसमिट होते हैं। ये ध्यान रखना है, ट्रांसमिट होते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट से, इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन टू पर्सन, ठीक है। लेकिन ये भी कोई ना कोई वेक्टर, कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई ना कोई वायरस फैलाते हैं, ठीक है। इन्हें और क्या बोलते हैं, वेनेरल वेनेरल डिजीजेस भी बोलते हैं। स्प्रेड थ्रू थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या क्या हो गए एसटीडीज, कौन कौन से हो गए याद रखना है। गोनोरिया हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, जेनाइटल हर्ब्स हो गया, क्लेमाइडियासिस हो गया, जेनाइटल वॉर्ट्स हो गया, ट्राइकोमोनियासिस हो गया, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, जिससे किस क्या होता है, एड्स से होता है, जिससे एड्स होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजोअन डिजीज दिए गए हैं जो कि एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं ये डिजीज। ये याद रखना है कौन सा बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ये पीवाईक्यू आपका कई बार बन चुका है, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, गोनोरिया है, ठीक है। गोनोरिया किससे होता है, नीजेरिया गोनोरिया, नीजेरिया गोनोरिया से होता है, याद रखना है। गोनोरिया किससे होता है, नीजेरिया गोनोरिया से होता है। अच्छा, सिफिलिस, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ट्रिपोनेमा पेलिडियम से होता है, ट्रिपोनेमा पेलिडम से होता है सिफिलिस। क्लेमाइडियासिस बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल कौन से हो गए, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, ठीक है। गोनोरिया किससे होता है, नीजेरिया गोनोरिया से होता है। सिफिलिस किससे होता है, ट्रिपोनेमा पेलिडम से होता है। क्लेमाइडियासिस बैक्टीरियल डिजीज है। अच्छा, वायरल डिजीज, वायरस से जो डिजीज होते हैं कौन कौन सा, जेनाइटल हर्ब्स आ गया, जेनाइटल वॉर्ट्स आ गया, हेपेटाइटिस बी आ गया, एड्स आ गया, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, एड्स। अच्छा, प्रोटोजोअन से कौन से डिजीज होते हैं, ट्राइकोमोनियासिस,
ठीक है, ये पूरा रट लेना एकदम, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कौन से बैक्टीरियल है, कौन से वायरल है, कौन से प्रोटोजोन से होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अर्ली सिम्टम्स। देखो अर्ली सिम्टम्स, अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स जो होते हैं, एड्स, ये इंजेक्शन से भी हो सकते हैं, शेयरिंग निडल्स बाय, कैसे हो सकते हैं, बाय शेयरिंग नीडल्स ऑफ इंजेक्शंस। ठीक है, और किससे होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकते हैं, ये याद रखना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अर्ली सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। सबसे पहले तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, सबसे पहली चीज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकते हैं, PID। ठीक है, इचिंग हो सकती है, इचिंग, स्लाइट पेन, स्लाइट पेन, थोड़ा पेन हो सकता है, स्वेलिंग, स्वेलिंग इन्फ्लामेशन में ही आ गया, स्वेलिंग एक्सेट्रा। अच्छा इससे और क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, जब इम्प्लांटेशन यूटेरस से हट के कहीं और हो जाए, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यूटेरस से हट के कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अच्छा फोर्थ क्या आ गया, स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ क्या होता है, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है ना, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, इसे स्टिल बर्थ बोलते हैं। ठीक है, ये सारे अर्ली सिम्टम्स में आ गए आपके। अच्छा इसको प्रिवेंट कैसे करना है, एसटीडीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं रखने हैं और अननोन पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना है। ठीक है, अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स एंड अननोन पार्टनर। Always use condoms, always use condoms, condoms का यूज करना है हमेशा। ठीक है, condoms का ये भी फंक्शन है, एसटीडीज को प्रिवेंट करता है ना। अच्छा ये आपका हो गया प्रिवेंशन में, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं रखने हैं, अननोन पार्टनर के साथ अवॉइड करना है सेक्सुअल कांटेक्ट, ऑलवेज यूज कॉन्डम्स। ठीक है, ये सारा प्रिवेंशन में कर सकते हैं। अगर इफ़ एनी डाउट, कोई डाउट हो, इफ़ एनी डाउट कि आपको एसटीडी है, तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं कंसल्टेशन, फॉर कंसल्टेशन। ठीक है, समझ गए। अच्छा प्रिवेंशन में हमारा क्या क्या हो गया, अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या अननोन पार्टनर्स। अगला क्या हो गया, ऑलवेज यूज कॉन्डम्स। अगला क्या है, अगर कोई डाउट हो तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं फॉर कंसल्टेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इनफर्टिलिटी पे। इनफर्टिलिटी मतलब अनएबल टू प्रोड्यूस, अनएबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, है ना। इनफर्टिलिटी मतलब कि जैसे कैसे कैसे हो सकती है, लो स्पर्म काउंट से हो सकती है। ठीक है, अच्छा लो स्पर्म काउंट को और क्या बोलते हैं हम, ओलिगोस्पर्मिया भी बोलते हैं।
ठीक है। इनफर्टिलिटी मतलब अनएबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड। ठीक है। अच्छा, किस वजह से हो सकती है इनफर्टिलिटी? सबसे पहले तो बात करते हैं लो स्पर्म काउंट। लो स्पर्म काउंट है ना, लो स्पर्म काउंट जिसे बोलते हैं ओलिगोपर्मिया। ठीक है। लो स्पर्म काउंट कैसे कैसे हो सकता है, इनफर्टिलिटी कैसे हो सकती है? ड्रग से। ठीक है, ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, स्मोकिंग से। ठीक है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, स्मोकिंग से हो सकती है, ड्रग से हो सकती है, एक्सेट्रा। ठीक है, समझ गए। और इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए काफ़ी सारे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं, पर ये क्लिनिक्स बड़े बड़े शहरों में ही है, लेकिन छोटे शहरों में नहीं है। ठीक है, इनफर्टिलिटी के लिए इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं जिसमें आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स वगैरह होते हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं, कॉस्टली। कैसे होते हैं? कॉस्टली होते हैं, प्लस इनका सक्सेस रेट 20% तक ही हो सकता है। ठीक है, सक्सेस रेट 20% सक्सेस रेट हो सकता है। ठीक है, इतना समझ गए? अच्छा, ये तुम्हारे हार्मोनल इम्बैलेंस से भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ये आपका आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। आर्ट, आर्ट का फुल फॉर्म पूछा जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये वो टेक्नोलॉजीज होती हैं, ये इनफर्टाइल कपल्स के लिए होती हैं जिनमें लो स्पर्म काउंट होता है, ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है ना, ये उनके लिए होती है। इनमें डॉक्टर्स असिस्ट करते हैं इनफर्टाइल कपल को कि वो आगे कैसे, क्या कैसे अपना बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आर्ट में क्या होता है? आर्ट में क्या होता है आपका? एक होता है इन विट्रो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक होता है आपका इन वीवो, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा तो वो इन वीवो हो गया। इन विट्रो क्या हो गया? जो बॉडी के बाहर लैब में हो रहा है। ठीक है, इन विट्रो में क्या क्या आ जाएंगे आपके? पहला जिफ्ट, जिफ्ट क्या है? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, जिफ्ट में क्या होता है? डोनर से स्पर्म्स लेते हैं एंड मेल डोनर स्पर्म देगा, फीमेल डोनर का ओवा। इन दोनों में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन कराते हैं इन लैब। ठीक है, सारी वैसी ही नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करके। ठीक है, आर्टिफिशियली इनका फर्टिलाइजेशन कराते हैं। एंड
जब इनमें जाइगोट बन जाता है, जब जाइगोट बन जाता है तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है इन द फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल, ट्यूब ऑफ फीमेल। ठीक है। अच्छा, ये जाइगोट कितने ब्लास्टोमेयर का होना चाहिए ट्रांसफर करने के लिए? लेस देन और इक्वल टू 8 ब्लास्टोमेयर। कितना होना चाहिए? ये लेस देन और इक्वल टू 8 ब्लास्टोमियर्स होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ गए जिफ्ट में। अच्छा, एक होता है आईयूटी। आईयूटी में ही तुम्हारा क्या आ जाता है? एम्ब्रियो ट्रांसफर, ईटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, सब कुछ वही होगा जो हम जिफ्ट में करा रहे हैं, बस इसमें जो ब्लास्टोमियर होंगे वो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर होगा मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स। इसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? यूटेरस में। ठीक है, इम्प्लांटेशन के लिए। एंड ट्रांसफर कहाँ होगा? ट्रांसफर्ड इनटू यूटेरस, ट्रांसफर्ड इनटू यूटेरस। ठीक है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स एंड ट्रांसफर किस में करेंगे? यूटेरस में करेंगे, आईयूटी या एम्ब्रियो ट्रांसफर में। एंड जिफ्ट में क्या होता है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में मेल डोनर स्पर्म देगा, फीमेल डोनर ओवा देगी, एंड फर्टिलाइजेशन होगा लैब में, जिससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। एंड ये जाइगोट लेस देन या इक्वल टू 8 ब्लास्टोमियर्स होना चाहिए। फिर इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन लैब में ही हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगला आपको क्या पढ़ना है? गिफ्ट पढ़ना है, गिफ्ट। गिफ्ट का फुल फॉर्म गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। गैमेट का ट्रांसफर करते हैं हम डायरेक्टली, मेल डोनर से स्पर्म लेते हैं। क्या करते हैं हम? मेल डोनर से स्पर्म लेते हैं। ठीक है, एंड ये स्पर्म क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन अब इनमें फेलोपियन ट्यूब में ही होगा, क्योंकि स्पर्म ट्रांसफर किया गया है ना? स्पर्म ट्रांसफर किया गया है। कभी कभी क्या होता है, ओवम अगर नहीं आ पाता है तो फेलोपियन ट्यूब में गैमेट के लिए स्पर्म और ओवम दोनों ही ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, तो ये कौन सा फर्टिलाइजेशन है? इन वीवो। इन विट्रो इन वीवो पूछा जाता है कि गिफ्ट इन वीवो है, इन वीवो है या इन विट्रो है, जिफ्ट इन वीवो है या इन विट्रो है, एम्ब्रियो ट्रांसफर इन वीवो है या इन विट्रो है, पूछा जाता है। तो याद रखना है, जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा तो वो होता है इन वीवो, एंड फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा तो वो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया आपका इन वीवो। अच्छा, अब और क्या है आपका? आईसीएसआई। नेक्स्ट है आपका आईसीएसआई, देखना है आपको। ये हो गया गिफ्ट।
अब आईसीएसआई देखना है। आईसीएसआई को इक्सी भी बोलते हैं। आईसीएसआई क्या होता है? इंट्रा इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ये भी लैब में ही होता है। तो ये क्या है? इन विट्रो। इन विट्रो है। ये तब किया जाता है जब लो स्पर्म काउंट हो। लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट में एक स्पर्म तो हमें मिल ही जाएगा, है ना। लो स्पर्म काउंट हो या फिर मेल इंजेक्ट नहीं कर पा रहा हो, है ना, स्पर्म्स। ठीक, मेल इंजेक्ट नहीं कर पा रहा हो स्पर्म्स फीमेल में। मेल अनेबल टू इंजेक्ट स्पर्म्स। ठीक, अच्छा, इसमें क्या करते हैं हम? ये एक ओवम है, ठीक है। इसमें से एक इंजेक्शन में हमारे पास रहता है स्पर्म। बहुत छोटा सा इंजेक्शन होता है, स्पर्म रहता है। स्पर्म इसमें डाल दिया जाता है ओवम में, ठीक है। स्पर्म डाल दिया जाता है, इसकी गर्दन ही आती है अंदर, ठीक है। स्पर्म अंदर डाल दिया जाता है। तब इस पूरे को बाद में कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? यूटेरस, ठीक है। इस पूरे को बाद में फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक, इंजेक्शन के थ्रू इस ओवम के अंदर स्पर्म डाल दिया गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म डाल दिया, एक स्पर्म तो मिल ही जाएगा, लो स्पर्म काउंट है भी तो। और ये कब करते हैं? जब जब मेल इंजेक्ट नहीं कर पाता स्पर्म्स वेजाइना के अंदर, ठीक। अच्छा, ये हमारा हो गया आईसीएसआई। अब देखना है हमें एआई। एआई क्या है? एआई है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब हमें देखना है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराना, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है? इसमें भी वही होता है, ट्रांसफर करना, ठीक है। ट्रांसफर करना स्पर्म को ओवम के पास, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी यही होता है, स्पर्म को ओवम के पास ट्रांसफर करना। एंड इसमें भी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फीमेल के अंदर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ sperms into female reproductive tract, reproductive tract, ठीक है। ये हो गया। अब फर्टिलाइजेशन भी अंदर हो रहा है तो बॉडी के अंदर इन वीवो, इन वीवो आ गया ये, ठीक है। इन वीवो। अच्छा, अब हमारा बचा एक सरोगेसी। सरोगेसी क्या होता है? सरोगेसी, सरोगेसी में क्या होता है? जैसे कोई फीमेल है, ठीक है, वो कंसीव तो कर ले रही है लेकिन वो अपने बेबी को वूम्ब में नहीं रख पा रही है, अपने वूम्ब में यूटरस में नहीं रख पा रही है ना। तो उसके लिए किसी और फीमेल के अंदर उस बेबी को रखा जाता है। जैसे कि जो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनाया जाता है, इन विट्रो ही बनाया जाएगा लैब में, और उस जाइगोट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी और फीमेल में, ठीक है। किसी और फीमेल में कर दिया जाता है। एंड
वो फीमेल उस पूरे बच्चे का ध्यान रखती है, ठीक है, उसकी बायोलॉजिकल मदर ध्यान नहीं रख पाती, जिस केस में वो फीमेल उस केस में उस बच्चे का ध्यान रखती है, एम्ब्रियो का ध्यान रखती है, ठीक है। मतलब सरोगेट मदर होती है, सरोगेसी इसे कहते हैं कि अलग ही बायोलॉजिकल मदर के अंदर नहीं एम्ब्रियो है, किसी और फीमेल के अंदर एम्ब्रियो डाल दिया गया है, एंड वो फीमेल ही उस पूरे एम्ब्रियो का ध्यान रख रही है जब तक वो पैदा नहीं हो जाता, जब तक उसका बर्थ नहीं हो जाता, ठीक है। पुराने टाइम में क्या होता था, फीमेल्स को मौका मिल गया था, कुछ फीमेल्स थी उनको मौका मिल गया था इससे पैसे कमाने का, ठीक है, इससे पैसे कमाने का मौका मिल गया था। तो ये पहले बहुत ज़्यादा होने लगा था, अभी भी होता है, लेकिन अभी ऐसा होता है जो कोई फीमेल है जैसे जिनको बेबी अपने वूम्ब में नहीं रखना है वो सरोगेसी कराती हैं, ठीक है, कि कोई और फीमेल उनके जगह प्रेग्नेंट हो रही है, उनका बेबी संभाल रही है, एंड बर्थ के बाद उन्हें बेबी वापस मिल जाता है, और जिस सरोगेट मदर ने बेबी बड़ा किया, मतलब बेबी अपने वूम्ब में रखा, उसको इन सब के पैसे मिलते हैं, ठीक है, समझ गए, सरोगेसी। अच्छा, एक चीज़ एमटीपी में देखनी है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ एमटीपी में देखनी है, एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही एमटीपी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही एमटीपी रिस्की नहीं होता, ठीक है, रिस्की नहीं होता, सेफ होता है, ठीक, मदर और बेबी दोनों के लिए। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद क्या होता है, ये सेफ नहीं होता। आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर एमटीपी इज नॉट सेफ, ठीक है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद एमटीपी कराना है किसी कपल को, तो क्या होता है, दो मेडिकल प्रोफेशनल्स की हामी चाहिए होती है, दो मेडिकल प्रोफेशनल्स बोलें कि हाँ हो सकता है एमटीपी, तो होगा, नहीं तो एक बोलेगा तो नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद एमटीपी क्या होता है, रिस्की होता है। अच्छा, प्रॉब्लम्स ऑफ आर्ट, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आर्ट में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आर्ट कराने से। पहली बात तो ये बहुत कॉस्टली होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये बड़े बड़े शहरों में ही है, छोटे शहरों में अभी तक नहीं हो रहा है, ठीक है। सक्सेस रेट, सक्सेस रेट क्या है, अप टू 20% ही है, सक्सेस रेट क्या है, अप टू 20% ही है, ठीक है। जो स्टेराइल कपल्स होते हैं, स्टेराइल कपल्स होते हैं, ये कैन एडॉप्ट another child, बट ये सोचते हैं कि इनका बायोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं रहेगा उस बच्चे से, रिलेशनशिप नहीं रहेगा उस बच्चे से, ठीक है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कोई भी डाउट हो इसमें से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। बाकी ये छोटा सा चैप्टर था, एक बार जाके अब एनसीईआरटी पढ़ लेना,
प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वो वहाँ पे ये सारे नोट्स आपके आ जाएंगे और बाकी सारी क्लासेस आपकी जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।